हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। तो आज हम देखने वाले हैं, आपको पता है जैसे कि हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की थी, कौन सी, फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या जैसे कि बीके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर हमने पहले 11th कॉमर्स के लिए सीरीज स्टार्ट की थी और इसके अंदर भी लगभग हमने सिलेबस, ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस सिलेबस के अंदर हम लोग ने स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसका पूरा मैंने इंट्रो दिया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लो। ठीक है, फर्स्ट की, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस रहने वाला है आपको कि भाई चैप्टर 1 के अंदर क्या है, चैप्टर 2 के अंदर क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 चैप्टर्स मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे ही सिलेबस, यानी जब इंट्रो खाली चैप्टर्स का नाम करवाया उसके अंदर ही बता दिया कि आपको अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि क्या पता है आपको, जैसे कि हम लोग का बेस अगर अच्छा रहेगा तो हम आगे अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये आप लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना, ये 5 चैप्टर मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आज हम ये आगे के 5 चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके दिवाली के पहले के, ये दिवाली के बाद के, लेकिन हम लोग कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे छोटे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर क्या था, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी यानी एक्यूरेसी, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स डे टू डे होंगे उसमें एक्यूरेसी रखने के लिए हमें अकाउंटेंसी यूज़ करना पड़ता है। और बुक कीपिंग वो सब रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, पूरा समरी रखते हैं हमारे ट्रांजेक्शन का, रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री यानी डेबिट क्रेडिट करना, जैसे कि परचेस किया, सेल किया। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको बता दी है कि भाई किस तरह से जर्नल एंट्री करना, जर्नल एंट्री को किस तरह से लेजर में पोस्ट करना है, और सब्सिडायरी बुक किया है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स बनती है, तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार उसको जरूर देख लेना। फाइन, आगे स्टार्ट करते हैं हम। 6 चैप्टर है आपका, कौन सा है 6 चैप्टर, पेन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, ओके, चलो। तो हमारा जो 5th चैप्टर है, सॉरी 6th चैप्टर है, कौन सा है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिल, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे BRS। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, BRS, बैंक रिकन्सिल। यानी यहाँ पे नाम समझ में आ रहा है कि भाई बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो करेंगे ना, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है, समथिंग समथिंग जो भी है। ठीक है, ये चैप्टर्स भी बहुत मज़ा आएगा करने में। जब हम करेंगे आपको बताऊंगी किस तरह से आपको ट्रांजेक्शन्स दिए रहेंगे, किस तरह से उसको पोस्ट करना है, इसका फॉर्मेट है पूरा दिया है आपको चैप्टर के अंदर। तो फॉर्मेट को हम लोग किस तरह से, जो ओवरड्राफ्ट है, फिर यानी कि आपको बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैलेंस एज पर द पासबुक किस तरह से दिया रहेगा। बहुत इजी चैप्टर है, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया भाई यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा चैप्टर के अंदर, कि एक आपको फॉर्मेट है वो फॉलो करना है, वो फॉर्मेट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि भाई बैलेंस एज पर द पासबुक या बैलेंस एज पर द कैश बुक। ठीक है, अब आपका डिपेंड है सम के ऊपर कि क्या कौन सा बैलेंस दिया है। तो अगर समझो यहाँ पे आपको दिया है ना कि बैलेंस एज पर द पासबुक, तो यहाँ पे एडलेस सब चीज़ें होगी। कौन सी चीज़ें एडलेस होगी वो हम देखेंगे सम के अंदर। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ाऊंगी ये, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ। ठीक है, कि अंदर क्या 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 रहेगा चैप्टर के अंदर, यानी तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, याद आएगा, हाँ मैम ने बताया था, चंदा मैम ने बताया था मुझे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें रहेगी यहाँ पे आपको एज पर द बैलेंस एज पर द पासबुक। तो अगर आपको ये एज पर बैलेंस एज पर द पासबुक दिया है तो आपका जो लास्ट आंसर आता है ना वो बैलेंस एज पर द कैश बुक आता है। यानी कि इन दिनों के बीच में कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंस है, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम लिखते हैं, एडलेस करते हैं, और फाइनल आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और शॉर्ट में बोलेंगे BRS। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी क्या, डिप्राइव होना, यानी कि आपकी जो असेट्स की वैल्यू रहती है ना, ठीक है, असेट्स की वैल्यू वो क्या होती है, असेट्स की वैल्यू कम होती है। ठीक है कम होना यानी कि लेस होना, कम होना, रिड्यूस होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। जमीन को छोड़ के हर चीज़ पे आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। जमीन पे एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, लैंड पे क्या होता है, एप्रिसिएशन
फाइन। बाकी सब चीज़ पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि आप कैसे समझो, एक एग्जांपल देती हूँ, इजी जाएगा आपको। समझो आपने एक कार खरीदी है, ठीक है, कार खरीदी है आपने, मस्त न्यू ब्रांड कार खरीदी, समझो थार खरीद ली, ठीक है। मैंने थार खरीदी 15 लाख में, और अब अगर मैं उसको बेचने जाऊँ, भले मैंने न्यू ब्रांड खरीदी है, मैंने 1 महीना चलाया, चलाया नहीं, चल भाई मेरे यहाँ पे पड़ा रहा, नहीं चलाया, लेकिन फिर भी अब मेरे पास आई, मैं उसको मार्केट में 1 महीने के बाद बेचने को रखूँ तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंड हैंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुई भाई, वो 15 से 13 पे, 14 पे, राइट है। 15 लाख से किसने पे आ जाएगी, 13 लाख पे, 14 लाख पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि असेट्स की वैल्यू कम होनी, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन समझो, अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने जमीन खरीदी, ठीक है, लैंड खरीदा, लैंड एक्विजिशन किया, वो मैंने खरीदा 15 लाख में, लेकिन जब मैं उसको 1 या 2 महीने के बाद, यानी साल के बाद जब बेचने जाऊंगी, ठीक है, 1 साल के बाद जब बेचने जाऊंगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई रहेगी। समझ में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। इसके लिए लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्या होता है, एप्रिसिएशन। बाकी सब चीज़ के ऊपर क्या होता है, जैसे कि मशीनरी हो गया आपका, ठीक है, तो फिर बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें के ऊपर क्या हो जाएगी आपकी, मशीनरी, कंप्यूटर हुआ, फिर ठीक है, इस तरह से फिर व्हीकल्स जो भी रहेंगे, तो उसके ऊपर क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे आपको 6 मेथड या 7 मेथड चैप्टर के अंदर दिया है, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है ना, वहाँ पे आपको 6 या 7 मेथड दी है डेप्रिसिएशन की। उसके अंदर 2 मेथड है जो आपको फोकस करना है, मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और सेकंड है वो है आपका WDV मेथड। दूसरा क्या है, WDV मेथड, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या बोला है मैंने आपको, 2 मेथड पे आपको ध्यान में रखना है डेप्रिसिएशन में। एक मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है WDV को, और ये आपको ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, हाँ भाई, कि ये दोनों का दूसरा सब भी बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो WDV को जैसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन का मीनिंग कम होना ना, तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वैसे भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। यहाँ पे फिक्स लाइन मेथड भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आपके बहुत सारे वहाँ पे नाम भी है, ठीक है। तो वो नाम कौन कौन से, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे डिस्कस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे फिलहाल हम देख लेते हैं 7th चैप्टर है आपका क्या, डेप्रिसिएशन, फाइन। तो यहाँ पे आपको 2 मेथड याद रखना है, SLM और WDV, ठीक है। मैं यहाँ पे ही आपको फोकस करके बता रही हूँ भाई, आप लोग चाहे तो नोट करके लिखते जाओ, ताकि आपको आगे काम आएगा ये, जब चैप्टर सीखोगे तभी, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफाई करना है यानी क्या, कि आपने भाई कुछ गलतियां कर ली है, ठीक है, वो गलतियों को सुधारना, ठीक है, वो गलतियों को क्या करना है, सुधारना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई। एरर यानी क्या, गलतियां, ठीक है, मिस्टेक्स, जिसको हमें सुधारना है, बोलते हैं ना, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो जो गलती से मिस्टेक होता है उसको हमें क्या करना है, सुधारना है। तो सुधार के फिर वापस उसको पोस्ट करना है। तो उसके अंदर अच्छा खासा मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वहाँ पे भी पूरा चार्ट है किस तरह से करना है, वो मैं आपको सम के अंदर डिटेल्स में बताऊंगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को। उसमें एक जनरल एंट्री का ये बनाते हैं अकाउंट्स, और दूसरा बनाते हैं उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से दो, ये एक जनरल एंट्री बनेगी और उसके बाद दूसरा उसका सस्पेंस अकाउंट बनेगा। इस तरह से ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, ठीक है। वहाँ पे रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, ये सब आपको पहचानना आना पड़ेगा, ठीक है। फिर रेक्टिफाई एंट्री बताऊंगी सम के अंदर ये मैं, हाँ, आपको अच्छे से। फिर ये यहाँ पे एक आपका जो जनरल एंट्री के हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना, इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, बहुत ईजी वे में सिखाऊंगे ये आपको, कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 8th चैप्टर। आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए रहेंगे, वहाँ पे आपको देखना है भाई कि भाई इसमें से करेक्ट एंट्री, अगर आपको पता चल रहा है भाई करेक्ट एंट्री तो ये आनी चाहिए, तो लिख दो यहाँ पे करेक्ट एंट्री। फिर रॉन्ग एंट्री क्या दी है, सम के अंदर ट्रांजेक्शन में आपको दे दिया रहेगा कि भाई डेबिटेड करना था इसको, लेकिन इसको कर दिया, तो आपकी रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आप रॉन्ग एंट्री लिख दोगे। फिर इसमें से आपको कट करना रहेगा, ठीक है, कि कौन सा, यानी कि जो सेम रहेगा, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे, और दोनों अलग अलग जगह पे, तो कैसे कैसे उड़ जाएगा, बाकी क्या रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स एंट्री, ठीक है।
सॉरी, हाँ, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, उसके बाद रिवर्स एंट्री आती है, ठीक है। तो रिवर्स एंट्री उल्टा करके फिर यहाँ से कट करके फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपने रेक्टिफाई एंट्री। और ये जो रेक्टिफाई एंट्री यानी ये तो क्या है, हमारी वर्किंग नोट है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, इस तरह से फिर रिवर्स एंट्री, और फिर आते हैं आपकी रेक्टिफाई एंट्री। और ये जो रेक्टिफाई एंट्री आती है ना, यानी आपकी सुधारी हुई एंट्री, इसको हम डायरेक्टली जनरल एंट्री में लिखते हैं, यानी यहाँ पे आपकी वर्किंग के अंदर ही आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो अगर आपको वर्किंग नोट परफेक्टली आ गए ना तो आप अच्छे से आंसर कर लोगे, ठीक है। फिर यही एंट्री हमें जनरल एंट्री में उतार लेना है, तो ये हो जाएगा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। फिर 9 क्या है, फाइनल अकाउंट। भाई यहाँ पे तो आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर ना बेस है, आपको इसको निचोड़ के पी जाना है पूरा एकदम परफेक्टली ध्यान में, ठीक है। कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, यहाँ पे क्या फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ना 3 चीज़ें आती है, ठीक है। तो कौन कौन सी आती है देख लो। फाइनल अकाउंट, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट वन इज दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है आपको, लिखते जाओ, हाँ। फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। उसके बाद सेकंड अकाउंट बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद थर्ड बनता है आपका बैलेंस शीट। क्या बनता है, बैलेंस शीट, समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस तरह से ये 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। अगर आपको एग्जाम में आ गया प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो ये तीनों अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ये जो दोनों है ना, दिस बोथ आर अकाउंट, लेकिन बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये क्या स्टेटमेंट है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओके। ध्यान में रखो, ये क्या है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी, ये सब चीज़ें हमें मालूम पड़ती है कि भाई हमारे पास कितने असेट्स है, कितने लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी कर्जा, असेट्स यानी हमारी जमा पूंजी, ठीक है। हमने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, असेट्स, यानी कि हमने कहाँ कहाँ पे हमारा पैसे अप्लाई किए हैं, एप्लीकेशन किए, उसको बोलते हैं हम असेट्स। और लायबिलिटी यानी सोर्स ऑफ आपके फंड, ठीक है, मुझे कहाँ कहाँ से मैंने उधारी में लिए हैं पैसे, यानी कि कर्जा, आपके ऊपर कितना कर्जा, तो इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट के अंदर ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर गुड्स से रिलेटेड सब चीज़ें, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, ठीक है, आपके कितने खर्चे हुए और कितने इनकम हुए, ये सब चीज़ें आपकी, यानी कि यहाँ पे भी डेबिट एंड क्रेडिट वगैरह होगा। तो एकदम परफेक्टली ये चैप्टर है ना, मैं आपको इतना अच्छे से करवाऊंगी कि आगे आपको, क्योंकि 12th में इसके बेस पे 5 चैप्टर है, सुन लो क्या बोला मैंने, जो सुना वो आपने सही सुना। फाइनल अकाउंट के बेस पे कितने 5 या 6 चैप्टर से स्टार्टिंग के ही, और एक तो फाइनल अकाउंट ही है। यहाँ पे प्रोप्राइटरी कंसर्न यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा 11th में, लेकिन 12th में आपको पार्टनरशिप में रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये चैप्टर तो अच्छे से करना है, जब 11th का वैकेशन होगा ना भाई, तभी भी ये चैप्टर आपको कंटिन्यू करके रखना है, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, अच्छे से करना है, क्योंकि ना आपको 12th में बहुत ही यूजफुल होने वाला। अगर 12th में अच्छे परसेंटेज लाना है तो 9th वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेना, बेस यहाँ पे 11th में ही क्लियर कर लेना। कुछ नहीं आता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक लाइक तो बनता है, उतना तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, और आपको हेल्प हो रही है, ऑफकोर्स हो रही है, ठीक है। तो आप दूसरे को भी शेयर करो ये चीज़ें, ठीक है, ये लेक्चर आप दूसरे को भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। और प्लीज़ फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न 9 चैप्टर। उसके बाद 10वां चैप्टर यानी क्लास चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो बहुत ही ईजी है और स्मूथली खलास हो जाएगा। इसमें आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हो, 11th में फुल मार्क्स ले सकते हो। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत इजी है, मैं आपको सब में यानी कि यहाँ पे भी आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट ही बनाना रहता है। बोला ना आपको, अगर ये चैप्टर आपने कर लिया ना 9th वाला, बाद में तो 10वां वाला चैप्टर भी कुछ नहीं है, 12वीं में भी आप अच्छे से कर लोगे, 12th भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके पास एक फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हम लोग यहाँ पे नहीं लेकिन करेंगे, यहाँ पे भी एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करना है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। होप्स आपको समझ में आया ये 5 चैप्टर्स,
ठीक है। उसके बाद ये आंसर की भाई, तो यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज दिया रहता है ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह रहते हैं सबके आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये जो लास्ट है ना, ये लास्ट 11th आंसर की, इसके अंदर आपको सब ऑब्जेक्टिव के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग सेंड कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो कि मैम ये नहीं समझा। ठीक है, ऐसा तो इधर कुछ ना समझने जैसा है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना अच्छे से बताया कि आप जब चैप्टर करोगे ना तब आपको ध्यान में आएगा ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब चैप्टर का ओवरव्यू। फाइन, कि क्या क्या हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो अगर आपको जैसा चाहिए लेक्चर, लाइव लेक्चर चाहिए तो लाइव लेक्चर, या फिर इस तरह से ही। ठीक है, नहीं लाइव कर पाई तो भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो डाल ही दूंगी, तो आपको यानी आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, पूरे साल अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए रखते हैं इतना। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो भी अभी 11th का सीरीज स्टार्ट किया, 12th का सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मिस मत करना इसको आप लोग। ठीक है, हम लोग 11th की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू। तब तक के लिए पढ़ते रहो इतना।